हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस कैप्सूल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का बहुत ही बैंकिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम डीआई होता है, आज हम लोग डीआई स्टार्ट करने चल रहे हैं। और क्योंकि हर एग्ज़ाम जो भी आपके बैंक पीओ के हों या बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम हों, सभी एग्ज़ाम में डीआई का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। अगर वेटेज हम लोग देखें, पूरे मैथ में आपका वेटेज देखें तो डीआई का वेटेज आपको लगभग 50% के अप्रॉक्सीमेटली जो है 50 से 40 मान कर चलो, 40 to 50% वेटेज जो है आपका डीआई का ही होता है। और मेंस में तो पीओ की अगर मेंस की बात करते हैं तो पीओ के मेंस में हो सकता है कभी कभी 60% का वेटेज डीआई से ही होता है। इट मीन्स कि डीआई जो है आपके बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा और मैं आपको इस तरह से डीआई कराने की कोशिश करूँगा। देखो, टाइम तो लगना ही है, डेटा है, डेटा को कैलकुलेशन करना होगा तो टाइम लगना है, लेकिन जितना मिनिमम से मिनिमम टाइम लगना होगा उस तरह से आपके टाइम को मैं कम करने का तरीका सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन लेंदी बनते हैं उन लेंदी क्वेश्चनों को सिंपल तरीका से कैसे करना चाहिए, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए, इन सारे स्ट्रैटेजी को हम लोग डिस्कस करेंगे डीआई के टॉपिक में चलकर। तो सबसे पहले आपको ये बोलूँगा कि जो डीआई स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, तब जाकर आपको हर आपके जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो सारे ट्रिक आपको समझ में आएगा। बीच में आपको ट्रिक में बताते चलूँगा कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, तब जाकर आप जो है जहाँ पर आपको 1 मिनट लगता है वहाँ पर 25-30 सेकंड लगेगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। इसलिए आप डीआई के क्वेश्चनों को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर किया करें वीडियो को। तो हम लोग चलते हैं डीआई के टॉपिक को स्टार्ट करने के, डीआई कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले बेसिक मैं आपको सिखाऊंगा कि डीआई का अप्रोच क्या होता है और डीआई कितने तरह के डीआई होते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, डेटा कितने तरह के होते हैं, उन सारे को 1 by 1 कर मैं आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर हम लोग 4 तरह का डीआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 तरह के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन पार्ट होते हैं डीआई के रूप में। आप सबसे पहले आप देखते हो कि डीआई में सबसे पहले एक तो आपके पास ये जिसको बोलते हैं पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में आपके पास क्वेश्चन दिया होता है, कोई पाई चार्ट दे दिया, वो 2 पाई चार्ट दे देगा या 2 पाई चार्ट के साथ कोई ना कोई टेबल ग्राफ भी ऐड कर देगा। कि तो 2 पाई चार्ट से क्वेश्चन होगा या 2 पाई चार्ट के साथ या सिंगल पाई चार्ट के साथ कोई ना कोई टेबल बना दिया जाएगा। तो एक तो पैटर्न होगा, एक 2 पाई चार्ट और 2 पाई चार्ट के साथ कभी कभी टेबल होगा या 1 पाई चार्ट के साथ कभी कभी टेबल होगा। तो ये एक डीआई का पैटर्न होता है जिसमें हम लोग पाई चार्ट के नाम से इसे हम लोग जानेंगे। तो इसमें 3 वेरिएशन होते हैं, पाई चार्ट केवल रहेगा और पाई चार्ट के साथ कोई टेबल ग्राफ भी रहेगा और उन तरह से क्वेश्चनों को हम लोग सीखेंगे। तो 3 तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन तीनों के तीनों तरह के क्वेश्चनों को हम लोग सीखेंगे। उसके बाद दूसरा डीआई आता है, आपको एक आता है डीआई के रूप में आप देखोगे तो लाइन ग्राफ आता है। लाइन ग्राफ मतलब ये डेटा इस तरह से आपका अरेंज हुआ आता है, तो इसको बोलते हैं हम लाइन ग्राफ। और तीसरा डीआई आता है जिसको बोलते हैं हम लोग टेबल ग्राफ। टेबल मतलब खाली टेबल बना दिया जाता है किसी चीज़ों का। अब ये इस तरह का कोई टेबल बना दिया जाएगा, इसको हम लोग टेबल ग्राफ बनेंगे। इसमें किसी न किसी चीज़ का डाटा फिट किया जाता है और उसके बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद एक डीआई आ गया जिसको बोलते हैं हम लोग बार ग्राफ। बार ग्राफ ऐसे आता है, इस तरह का ग्राफ आप देखे होंगे कि पेपर में आपको इस तरह का ग्राफ बनकर आया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ। लेकिन किसी तरह का डीआई है, 4 तरह के डीआई आपको मैं मेंशन किया कि पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ और बार ग्राफ, ये 4 पैटर्न के डीआई आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और चारों के चारों डीआई का डेटा केवल डेटा तो एक ही चीज़ को, सपोज करो कि कोई भी डेटा आपको मेंशन करना है तो उस डेटा को आप पाई चार्ट में भी मेंशन कर सकते हैं, उसी डेटा को लाइन ग्राफ में भी मेंशन कर सकते हैं और उसी डेटा को टेबल में भी मेंशन कर सकते हैं और उसी डेटा को आप बार ग्राफ में भी मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन एक ही होता है और एक ही क्वेश्चन को लिखने का पैटर्न की तो पाई के रूप में होगा या लाइन के रूप में होगा या टेबल के रूप में होगा या बार ग्राफ के रूप में होगा। तो क्वेश्चन चेंज नहीं होते, क्वेश्चन वही होते हैं। लेकिन बहुत लोगों के पास दिमाग में ये बातें बनी रहती हैं कि पाई चार्ट अलग होता है, लाइन ग्राफ अलग होता है, बार ग्राफ अलग होता है। बेटा, पैटर्न अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन आपके पास डीआई में आप पाई चार्ट में देखते होंगे, उस डीआई को आप लाइन ग्राफ में भी मेंशन कर सकते हो, उसको टेबल में भी कर सकते हो, उसको इसमें कर सकते हो। लेकिन बेसिक क्या होता है वहाँ पर? बेसिक में आपको वहाँ पर जो काम आएगा वो परसेंटेज काम आएगा, रेशियो काम आएगा, एवरेज काम आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस काम आ जाएगा। ये 4 पैटर्न जो होते हैं डीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई ना कोई डेटा जो है परसेंटेज से रिलेटेड आपसे पूछ देगा,
जो आपसे उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन की तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन की तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन एवरेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, या वो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो ये 4 टॉपिक जो है आपको कंफर्म होना चाहिए। अगर टॉपिक का मतलब क्या, उसके क्वेश्चन नहीं, उसमें कुछ स्पेसिफिक जो होते हैं पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग को देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ छोटा सा ग्राफ बनाकर कुछ 3 से 4 चीज़ों को बारे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब जाकर डीआई के क्वेश्चनों को आप आराम से समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि मान लो कि ये डेटा दे दिया गया है, सपोज करो ये डेटा आपके पास दे दिया गया है, ये 3 ही मैंने ले लिया, छोटा सा था ए ले लिया, ए बी ले लिया, सी ले लिया और डी ले लिया। इसमें 25% मैंने लिख दिया, इसमें 20% लिख दिया मैंने, इसमें 15% लिख दिया और इसको मैंने 40% कर दिया। मतलब सब मिलाकर 100% हो गया। ये वैल्यू 40 होगी, 40 20 60, 60 प्लस 40 करोगे तो 100। ये आपके पास मान लो कि ये जो है एक स्कूल है और एक स्कूल में आपके 4 सेक्शन हैं, ए बी सी और डी, ये 4 सेक्शन हैं और 4 सेक्शन में पढ़ने वाले विद्यार्थी, ए सेक्शन में पढ़ने वाले विद्यार्थी टोटल स्कूल के विद्यार्थियों का 25% है, बी सेक्शन में पढ़ने वाले विद्यार्थी टोटल स्कूल के विद्यार्थियों का 20% है और सी सेक्शन में पढ़ने वाले विद्यार्थी टोटल स्कूल के विद्यार्थियों का 15% है और डी सेक्शन में पढ़ने वाले विद्यार्थी मैंने मान लिया कि टोटल स्कूल के विद्यार्थियों का 40% है। अगर टोटल की बात भी हम लोग करें कि टोटल जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट जो हैं ये मान के चलो कि आपके पास 800 है। मैंने मान लिया कि उस स्कूल में टोटल 800 स्टूडेंट हैं और 800 स्टूडेंट जो हैं अलग अलग सेक्शन में पढ़ते हैं, ए बी सी और डी में, और किस सेक्शन में टोटल क्या पढ़ते हैं, कितना का कितना परसेंट पढ़ते हैं आपका मेंशन किया गया। अब यहाँ से बहुत ही पहले सिंपल तरीक़ा से चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे ज़रूर समझेंगे तब जाकर आने वाले क्वेश्चनों में हम लोग का स्पीड बन सकता है। अगर इसको आप मिस कर दोगे तो आगे जो है क्वेश्चन बनाओगे लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपको उसे फास्ट करने का तरीका बता रहा हूँ कि उसे हम लोग स्पीड में कैसे मेंटेन कर सकते हैं, स्पीड को वहाँ पर मेंटेन कैसे करेंगे। अब आपसे कोई पूछे, सपोज करो कि आपसे कोई पूछे कि ए स्कूल में कितने परसेंट विद्यार्थी कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, ए सेक्शन में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे कि 800 टोटल थे, 800 के 25% बोलते हैं, तो आपने बोल दिया कि ये आपका 200 आ गया। ये तो बात समझ में आ गई कि सेक्शन ए में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो 25% पढ़ते हैं, तो 25% किसके पढ़ते हैं, टोटल का। तो टोटल कितना दिया हुआ, 800 दिया हुआ है, तो 800 का 25% आपने निकाला तो 200 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि सेक्शन ए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सेक्शन ए में पढ़ने वाले विद्यार्थी सेक्शन बी में पढ़ने वाले विद्यार्थी से कितना परसेंट अधिक है। ध्यान देना, सेक्शन ए में पढ़ने वाले विद्यार्थी सेक्शन बी में पढ़ने वाले विद्यार्थी से कितना परसेंट अधिक है, ये क्वेश्चन हम लोग के पास था। अब इसका आंसर देने के लिए जनरली लोग करते क्या हैं, सबसे पहले ए का निकालते हैं। अब ए का निकालेंगे कि 800 का 25% विद्यार्थी पढ़ते थे, तो 800 का 25% मतलब 200 हो गया। अब बी सेक्शन में निकालेंगे कि 800 का 20% पढ़ते थे, तो बी सेक्शन की वैल्यू निकाला हम लोगों ने 160 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कि सेक्शन ए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सेक्शन बी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक था, ये निकालना था। अब अधिक परसेंट और कम परसेंट निकालने की जब बात आती है तो बहुत लोगों का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि मोर परसेंट या लेस परसेंट कैसे निकाला जाता है। दो वैल्यू के बीच में मोर परसेंट या लेस परसेंट कैसे निकाला जाता है, ये आपको जानना जरूरी है। या दो वैल्यू के बीच में केवल परसेंटेज निकालना कैसे जाता है। मैं बोलूँ कि ए के विद्यार्थी बी के विद्यार्थी से कितना परसेंट ज़्यादा है, और सेक्शन ए के विद्यार्थी सेक्शन बी के विद्यार्थी का कितना परसेंट है भी पूछ सकता है, या सेक्शन ए के में पढ़ने वाले विद्यार्थी सेक्शन बी में पढ़ने वाले विद्यार्थी से कितना परसेंट अधिक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दो चीज़ आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि मोर परसेंट कैसे निकालेंगे और परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तब आते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ए निकालेंगे कैसे। मान लो ए और बी की बात कर लिया, अब ए में आपके पास 200 वैल्यू है और बी में आपके पास 150 वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, मोर परसेंट या लेस परसेंट निकालना क्या है, मोर परसेंट निकालना होगा या लेस परसेंट निकालना होगा। अब इसे कैसे निकालते हैं ये भी समझने की कोशिश करो।
हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस बिटवीन देम मतलब उनके बीच की अंतर, और बटा में बेस वैल्यू, बाई हो जाएगा आपका बेस वैल्यू, और इंटू 100 कर दोगे तो जाकर परसेंटेज निकल जाता है। तो मोर परसेंट निकालना हो या लेस परसेंट निकालना हो तो आपका यही किसी भी टॉपिक में यही फॉर्मूला लगेगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस बटा में बेस वैल्यू इंटू 100 कर देते हैं तो मोर परसेंट या लेस परसेंट निकल जाता है। अब यहाँ से अगर पूछा गया कि ए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो मोर परसेंट अगर निकालना है आपको है कि मोर परसेंट क्या होगा, तो दोनों के बीच का अंतर देखोगे तो दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है, 40 दिख रहा है। ठीक है, अब बेस वैल्यू की बात आती है कि बेस वैल्यू होगा क्या, बेस वैल्यू पर क्या पुट करें, तो बेटा अगर आपको मोर निकालना है तो बेस वैल्यू छोटी वाली बनेगी। ध्यान देना, अगर आपको मोर निकालना हो तो बेस वैल्यू क्या बनेगी, छोटी वाली। अगर आपको लेस निकालना हो तो बेस वैल्यू क्या बनेगी, बड़ी वाली। मतलब जो आपको निकालना होगा जस्ट उसके अपोजिट की वैल्यू बेस वैल्यू के रूप में आएगी। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग कि जो आपको निकालना है, अगर मोर निकालना है तो बेस वैल्यू छोटी वाली, अगर लेस परसेंट निकालना है तो बेस वैल्यू बड़ी वाली, जस्ट अपोजिट आपको बेस वैल्यू रखनी है। तो आपको यहाँ पर मैं बोला था कि ए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो मोर परसेंट निकालना है तो मोर परसेंट के लिए बेस वैल्यू क्या मिलेगी, छोटी वाली। छोटी वाली इन दोनों में क्या है, 160 है, और इंटू क्या कर दोगे, 100 करोगे तो 4 बार में कट गया, और 4 से करेंगे तो 25 हो गया, तो यहाँ पर 25% अधिक हो गया। लेकिन बहुत लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर 25% था और यहाँ पर 20% था, अधिक कितना है, 5%। बेटा आंसर ऐसे नहीं होता है। बहुत लोग अब सीधे सीधे टिक कर देते हैं कि 5% हो गया, और ऑप्शन में भी 5% 100% दे रहेगा, और आप सोचोगे 5% तो दिख ही रहा है, यहाँ 25% है, यहाँ पर 20% है, 5% टिक कर दिया और आपका सही हो गया ऑप्शन, ऑप्शन में मेंशन है। ऐसा नहीं होता है। तो आपने देखा कि ए का विद्यार्थियों की संख्या निकाला, और फिर बी के विद्यार्थियों की संख्या निकाला, और फिर मोर परसेंट निकालने की बात कर रहा है कि कितना परसेंट मोर है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 40 है। अब बेस वैल्यू क्या होगी मोर के लिए, छोटी वाली होगी। छोटी वाली वैल्यू क्या है, 160 है, और इंटू 100 कर दिया, तो 4 बार में यहाँ पर कट गया, 4 से 25 बार में कट गया 100, मतलब 25% मोर आप इसे बोल सकते हो। अब मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बोल रहा हूँ। मतलब एक तरीका है बेसिक तरीका निकालने के लिए, कि आपको इतना लेंदी नहीं होगा, ये भी तरीका सिखाऊंगा मैं, लेकिन पहले अगर बेसिक तरीका से आप निकालते हो तो ये मेथड होगा, ना कि 5%। 5% कभी नहीं होगा, बहुत लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि 5% ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा इसका आंसर। अब एक तो मैं बता दिया कि मोर परसेंट कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ए में बी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना परसेंट कम है, ध्यान देना, अगर यही उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बी में सेक्शन बी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सेक्शन ए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना परसेंट कम है, तो देखो ए का संख्या 200, अब बी का संख्या 160 आ गया। अब आपको लेस परसेंट निकालना है, तो बेटा लेस परसेंट जब निकालना है तो फॉर्मूला तो यही होगा, डिफरेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच का अंतर अगर देखें तो 40 मिला, और उनके बाद बेस वैल्यू, तो लेस के लिए बेस वैल्यू क्या बताया कि जो निकालना होगा जस्ट उसके अपोजिट की वैल्यू बेस वैल्यू बनेगी। तो अगर कितना परसेंट कम है पूछा गया, कितना परसेंट लेस है पूछा गया है, इसका मतलब बेस वैल्यू बड़ी वाली बनेगी। तो इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 200 है, तो यहाँ पर 200 लिखोगे और इंटू 100 कर दोगे, एक कट के 2 जीरो और यहाँ पर कट के हो गया। तो आप बोल सकते हो 20% लेस है, मतलब सेक्शन बी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सेक्शन ए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है, ये बोल सकते हो। तो देखो मोर परसेंट और लेस परसेंट निकालना सीख लिया हम लोगों ने कि अगर डीआई के रूप में अगर ऐसी वैल्यू मेंशन की गई होती है तो इसे हम लोग कैसे निकालते हैं। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको परसेंटेज में बताया हूँ, परसेंटेज निकालते समय भी कि मोर परसेंट, लेस परसेंट और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वहाँ भी एक बार जाकर आप रिवाइज कर लेंगे इस छोटे से पार्ट को। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन हो गया, अगर यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि The student study in section A. The student study in section A is what percent student study in section B. मतलब A में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या B में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ मोर और लेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि the student study in section A is what percent the student study in section B.
आपको यही पूछा गया है, मतलब ए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो ध्यान से सुनना, अब जिसका नाम पहले आ जाता है उसको ऊपर कर देते हैं। तो पहले ए की पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बोला है और किसमें बी के पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहले ए आया था तो ऊपर, बी आया था नीचे, और इंटू 100 कर दोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 150 और इंटू 100 कर दिया मैंने। ये वैल्यू आपके पास 20 से कटा दोगे 8 बार में कटेगा, 20 से कटा दोगे 5 बार में कटेगा और ये 25, मतलब यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 125% आ गया। बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। तो ये आपका बेसिक पैटर्न है, ये आपका बेसिक पैटर्न है, लेकिन आपको ये पैटर्न, इस पैटर्न को आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इस पैटर्न को अगर अप्लाई करते हो, इस मेथड को अप्लाई करते हो तो आपको संख्या तो निकालनी पड़ेगी। तो ऐसा मैं मेथड आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें ये संख्या, ये 2 स्टेप का कैलकुलेशन जो है, ये जो छोटा सा वैल्यू मैंने लिया था इसलिए कैलकुलेशन बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब बड़ी डिजिट आ जाएगी, बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी तो ये निकालने में भी टाइम लग जाएगा। तो इस पार्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, अब इसका तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये बिना ए की संख्या निकाले और बी की संख्या निकाले भी इन क्वेश्चनों का आंसर हम लोग कैसे दे सकते हैं, इसका मेथड आपको मैं सिखाने चल रहा हूँ पहले। तो मैंने ये कोशिश करूँगा सिखाने के लिए। अब मैंने क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपका यही था, अब इसको बेसिक से समझा दिया था कि द स्टूडेंट स्टडी, पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट स्टडी सेक्शन ए इज व्हाट परसेंट मोर देन द स्टूडेंट सेक्शन। यही क्वेश्चन था ना कि ए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से कितना परसेंट ज़्यादा है। परसेंटेज की बात करें, मैं आपको बेसिक बताया था कि बेसिक मेथड से आप कैसे निकालते हो। तो उस बेसिक मेथड में क्या था, पहले ए के संख्या निकाला था, सेक्शन ए के संख्या निकाला था और सेक्शन बी का संख्या निकाला था, फिर जाकर हम लोग ने मोर परसेंट की बात किया था। तो यहाँ पर आपको संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब परसेंटेज से भी अगर ये डेटा 100% में पूछा गया, ध्यान देना, अगर ये डेटा 100% में पूछा गया है तो आपको संख्या निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये 100% में इसी डेटा में केवल पूरा का पूरा बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 20, 200 और 160 निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसको करोगे क्या, इसमें करने के लिए सिंपल सा तरीका लगाओगे कि मोर की बात कर रहा है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो मोर परसेंट निकालना हो या लेस परसेंट निकालना हो, इसमें ट्रिक क्या बताया कि डिफरेंस बिटवीन, BW का मतलब बेटा है बिटवीन, मैं लिखा हूँ शॉर्ट में, बिटवीन देम, उनके बीच का अंतर। तो संख्या नहीं निकालना है, परसेंटेज का ही डिफरेंस देख लो आप, इनके बीच का डिफरेंस देख लो परसेंटेज में, तो ये 25% है और ये 20% है। इनके बीच का डिफरेंस कितना बना, तो बेटा इनके बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है, तो आपने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। क्लियर। अब आपके पास मोर परसेंट निकालना है, तो मोर परसेंट के लिए बेस वैल्यू क्या बताया मैंने, बड़ी वाली होनी चाहिए, सॉरी छोटी वाली होनी चाहिए। तो मोर के लिए बेस वैल्यू छोटी होनी चाहिए। इन दोनों में से छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलोगे 20 है, और इंटू निकालने के लिए 100 तो लिखना ही पड़ेगा, तो आपको 100 कर दिया मैंने। यहाँ पर 20 से कटा दिया, क्या होगा, 5 बार में कट गया, तो देखो वही वैल्यू आ गई, 25% मोर आ गई कि नहीं, वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई 25% मोर। लेकिन उसके लिए आपने क्या किया था, पहले संख्या निकाला था, फिर जाकर परसेंटेज में कन्वर्ट किया था उसे। लेकिन आपको संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं होगी जब एक ही डेटा में डेटा को बात करने की कोशिश कर रहा हो तो। या अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि द स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन स्टूडेंट स्टडी इन सेक्शन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन द स्टूडेंट स्टडी इन सेक्शन ए। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि ए सेक्शन में, बी सेक्शन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की विद्यार्थी ए सेक्शन में पढ़ने वाले विद्यार्थी से कितना परसेंट कम है, वही बात है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे, मोड निकालना हो परसेंटेज में
या लेस निकालना हो परसेंटेज में, दोनों के लिए डिफरेंस तो देखना ही है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 लिख दिया मैंने। फिर क्या लिखेंगे, बटा में बेस वैल्यू चाहिए। अब बेस वैल्यू लेस के लिए बेस वैल्यू क्या होगी, लेस के लिए बेस वैल्यू बड़ी वाली, जो निकालना है उसके उल्टा, तो लेस निकालना हो तो लेस का बेस वैल्यू क्या बनेगा, छोटी बड़ी वाली। बड़ी वाली दोनों में बड़ा वाला वैल्यू क्या है, ये आपका 25 है, और इंटू क्या कर दिया 100 कर दिया, तो 25 से 4 बार में कट गया, और 25 से 4 बार में कट गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया 20% लेस आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि डायरेक्टली निकालने का तरीका क्या है, डायरेक्टली निकालने का अप्रोच क्या है, इस अप्रोच से चीज़ों को हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपका बेसिक, उसके बाद आते हैं आपके रियल क्वेश्चनों पर कि रियल क्वेश्चन क्या होते हैं। पहले बेसिक समझ लो, पूरा का पूरा बेसिक समझ लो कि बेसिक में क्या क्या डीआई में आपको कैसे फॉर्मेट मिलेंगे क्वेश्चन के रूप में जिनका आपको आंसर देना होगा। अगर उन फॉर्मेट को आप जानते हो तो आने वाले किसी तरह के डेटा के लिए आपको आसान हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर यहाँ पर मैं क्रिएट कर दूँ कि क्या क्या और पैटर्न मिल सकता है। नंबर तो डायरेक्टली निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए आपका टाइम बच सकता है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए, द स्टूडेंट स्टडी इन सेक्शन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट स्टडी इन सेक्शन। आपको सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए सेक्शन में पढ़ने वाले विद्यार्थी बी सेक्शन में पढ़ने वाले विद्यार्थी का कितना परसेंट है। यहाँ मोर और लेस की बात नहीं की गई है। तो पहले तरीका मैंने सिखाया था कि पहले नंबर निकालोगे फिर जाकर उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, लेकिन यहाँ भी नंबर निकालने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जहाँ परसेंटेज निकालने की बात करता है वहाँ पर बेटा नंबर निकालने की आवश्यकता नहीं है, जब 100% डेटा के अंदर बात कर रहा होगा। तो इट मीन्स कि डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा, पहले ए आया हुआ है तो ए को ऊपर करेंगे, तो ए आ गया ऊपर तो ए को ऊपर करेंगे, बाद में बी आया तो बी को नीचे करेंगे इनटू 100। तो उनकी वैल्यू नहीं निकाल कर डायरेक्टली इसी को ऊपर कर लिया 25 को, इसको नीचे कर लिया और इनटू 100 कर लिया। ये वैल्यू 5 बार में कट गई, कितनी आ गई 25%। देखो 125%, तो पहले भी 125% आया था, लेकिन पहले ए और बी की संख्या निकालनी पड़ी थी कि 800 में 25% की वैल्यू क्या होती और 800 में 20% की वैल्यू क्या थी। तो ऐसा डेटा निकालने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आंसर निकालकर आप सेकेंडों में रख सकते हो अगर ये अप्रोच आपको मालूम है तो परसेंटेज निकालना सिखा दिया। अब रेशियो निकालने की अगर बात करें हम लोग, तो बेटा रेशियो निकालने के लिए भी नंबर निकालने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपको रेशियो भी निकालना होगा तो रेशियो निकालने के लिए भी नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परसेंटेज से डायरेक्टली आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो जब 100% डेटा की बात कर रहा होगा। तो अगर यहाँ पूछा जाए कि ए और बी में पढ़ने वाले, सेक्शन ए और सेक्शन बी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच का अनुपात क्या है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच का अनुपात क्या है, अगर ये निकालना होगा, रेशियो आपको निकालना है, तो उनके बीच का रेशियो क्या है, सेक्शन ए टू सेक्शन बी। तो बेटा आपको नंबर निकालना है। अब ए का देखा लोगे कि ए और बी का रेशियो पूछा है, तो ए की वैल्यू है 25% और बी की वैल्यू है 20%। तो 25% और 20% के रूप में हम लोग लिख देंगे और यहाँ पर रेशियो निकाल देंगे, ये 5 बार में, और ये 5 से कटाएंगे तो 5 बार में, 5 से कटाएंगे तो 4 बार में। मतलब इसका आंसर आपका हो गया कि 5:4। 5:4 किसका आंसर हो गया, ए टू बी का रेशियो। जो स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट ए सेक्शन और बी सेक्शन में, उनके बीच का रेशियो 5:4। यहाँ भी नंबर निकालने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ध्यान से समझते जाना। हाँ, कभी कभी ऑप्शन में 4:5 भी दिया होता है, अब 5:4 भी दिया रहेगा, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि पहले क्या था ए, फिर बाद में क्या है बी। तो पहले ए होना चाहिए फिर बाद में बी। अगर बी टू ए की रेशियो पूछा गया होगा तो पहले बी की वैल्यू होना चाहिए और फिर ए की वैल्यू होना चाहिए। तो जो पहले पूछा गया है वो पहले होना चाहिए और जो बाद में पूछा गया है, दिया है, उसको बाद में होना चाहिए। ये भी ध्यान देना, नहीं तो ऑप्शन में दोनों मेंशन होता है, 5:4 भी होता है और 4:5 भी होता है, और आपको लगता है कि जो भी सामने नजर आए वही टिक कर दिया, वो भी गलत हो गया। कभी कभी मान लो कि 5:4 इसका आंसर आ रहा है और आपके पास 5:4 ना देगा, खाली ऑप्शन में 4:5 ही दिया है। आपके ऑप्शन में
4:5 दिया है और एक ऑप्शन नन ऑफ दे दिया गया है, तो आपको लगता है कि शायद मेरा गलती हो गया होगा, 4:5 और 5:4 तो एक ही चीज़ है, और आप टिक कर देते हो वही 4:5, वो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। वहाँ पर आपको टिक करना होगा नन ऑफ दे, क्योंकि 5:4 है तो 5:4 ही करना होगा, 4:5 को टिक आप नहीं करोगे ऑप्शन के रूप में, वहाँ भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ये भी चीज़ें, इन सारे चीज़ों को भी सावधानी बरतनी होगी डीआई बनाते समय। तो ये आपको रेशियो सिखा दिया कि रेशियो कैसे निकालोगे डायरेक्टली, आपको परसेंटेज और मोर परसेंट और लेस परसेंट भी सिखा दिया कि डायरेक्टली कैसे निकालोगे। नंबर तो डायरेक्टली निकाल ही सकते हो, नंबर डायरेक्टली निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है डीआई के रूप में, वो भी चीज़ों को आप समझ लो कि और क्या क्या पूछा सकता है। एक पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा कि डी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना अधिक है। परसेंट की बात नहीं कर रहा है, द स्टूडेंट स्टडी ऐसे पूछेगा, द स्टूडेंट स्टडी इन सेक्शन डी इज हाउ मच मोर देन द स्टूडेंट स्टडी इन सेक्शन सी। अब आपसे ये कोई पूछ दिया हो कि सेक्शन डी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सेक्शन सी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना अधिक है। ना परसेंटेज की बात कर रहा है, परसेंटेज यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, केवल नंबर की बात कर रहा है। तो नंबर निकालने का दो तरीका होगा, पहले डी का निकालोगे और फिर सी का निकालोगे। जैसे यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो पहले डी का निकालेंगे, तो डी का निकालेंगे 800 का 40%, तो 800 का 40% निकालते हैं तो 320 आ जाता है। और फिर आप निकालोगे डी के बाद सी का निकालोगे, तो फिर निकालोगे 800 का 15%, तो 800 का 15% निकालोगे तो 120 आ जाता है। अब यहाँ पर पूछा कितना अधिक है या कितना कम है, इसका मतलब उनके बीच का डिफरेंस की बात कर रहा है, कितना अधिक है या कितना कम है। अगर क्या मतलब बताता है कि उनके बीच का अंतर क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा या कम की बात कर रहा है, तो 320 में से 120 को माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 200। तो एक तो मेथड ये हो गया जिससे कि आपने पहले संख्या निकाला और संख्या निकालने के बाद उनके बीच में दिखा दिया कितना ज़्यादा है या कितना अधिक है। लेकिन अगर ये तो छोटा सा नंबर था, निकालने में कोई आपको इनकन्वीनियंट नहीं था, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू होती, कैलकुलेटिव वैल्यू होती, तो आपको इसी क्वेश्चन को निकालने में भी टाइम ज़्यादा लग सकता था। जब यहाँ पर मैं अगर दिया होता कि 8335, तो 8335 का 25% निकालोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैसे सिचुएशन में आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। उसके लिए भी कैलकुलेशन कम करने का तरीका सिखा रहा हूँ कि आपने ये देखा कि यहाँ पर 40 था और यहाँ पर 15 था, 40 और 15 का डिफरेंस कितना है, ये 40% का और ये 15% का डिफरेंस कितना है, तो आपको ने देखा कि ये 25% है। तो बेटा टोटल का 25% आपने निकाल दिया, और टोटल का मतलब 800 का 25% निकाल दिया, तो डायरेक्टली आपके पास 200 आ गया। मतलब आपने दो बार कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है कि डी अलग से निकालेंगे और सी अलग से निकालेंगे, फिर जाकर उनका हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डायरेक्टली आप ऐसे भी ऐसे तो निकालोगे तो निकालते ही हो, लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं अप्रोच को, और यही अप्रोच आपको पेपर में करना भी चाहिए। तो आपको समझ में आ रही हो कि डीआई को अप्रोच कैसे करना है। पहले मैं ये सिखा रहा हूँ कि डीआई के क्वेश्चनों को अप्रोच क्या करना चाहिए, उनके पैटर्न क्या होते हैं। कोई भी डीआई आप उठाकर देखोगे तो कहीं ना कहीं इसी पैटर्न में डीआई आपको मिला करेगी। मोर परसेंट, लेस परसेंट, परसेंटेज, हाउ मच मोर, हाउ मच लेस, मतलब व्हाट रेशियो। तो ये सब पैटर्न है डीआई के क्वेश्चनों को पूछे जाने के लिए, कोई भी डेटा हो, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर इन्हीं रूप में आपको दिया गया होता है। इसलिए इन चीज़ों से मैं पहले ही आपको अवगत करा दे रहा हूँ कि क्या चीज़ और कैसे करना होता है। तो चलो इसके बाद में अब जो है आप अगली वीडियो में आप लोग को अब क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बैंक में आपके क्वेश्चन डीआई से पूछे गए हैं। पहले पाई चार्ट लेकर आएंगे कि पाई चार्ट में आपके पेपर में कैसे पूछे गए होते हैं क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आगे के वीडियो में हम लोग करेंगे। सपोज करो कि ये आपको एक चार्ट है, ये टोटल की वैल्यू दिया हुआ कि आपको 4800 है, और ये मान लो कि टोटल है ए स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो स्टूडेंट का मतलब क्या, बॉयज स्टूडेंट भी होते हैं और गर्ल्स स्टूडेंट भी होते हैं। और एक चार्ट आपको दे दिया जाएगा ए बी सी डी सेक्शन का दे दिया जाएगा, ए बी सी डी सेक्शन का परसेंटेज दिया जाएगा, और यहाँ पर दिया जाएगा नंबर ऑफ बॉयज, क्या दिया जाएगा,
नंबर ऑफ बॉय की बात करेगा कि नंबर ऑफ बॉय 2000 है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2000 है। और नंबर ऑफ गर्ल्स की बात निकालना हो तो आपने करते क्या हो, पहले इसकी वैल्यू निकालते हो, फिर इसकी वैल्यू निकालते हो और फिर माइनस करोगे तब जाकर गर्ल्स निकलेगा, यही करते हो ना। लेकिन मैं आपको ऐसा मेथड सिखा दूंगा कि आपको ना इसकी वैल्यू निकालनी होगी ना इसकी वैल्यू निकालनी होगी, डायरेक्टली नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ से कैसे निकालेंगे, अप्रोच क्या होगा, आपको ये सारे चीज़ों का अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। या रेशियो निकालना होता है, अब रेशियो में यहाँ पर डेटा दे देता है, अब डेटा दे देगा कि यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स के रूप में है, बॉयज और गर्ल्स के रूप में है, और उनका रेशियो दे देगा या उनका परसेंटेज दे देगा, तो उसमें भी आपको पहले इसकी वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद इस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो उन चीज़ों का जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्रिक के द्वारा मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग को इसको कैसे करना होता है। ऐसे सिंपल मेथड से करते हो तो एक एक क्वेश्चन के आंसर निकालने में आपको 2-2 मिनट 3-3 मिनट समय लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको जो मेथड सिखाने जाऊँगा उस मेथड से एक क्वेश्चन के आंसर निकालने में मुश्किल से 20 to 30 सेकेंड लगेंगे आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए। इसलिए नेक्स्ट वीडियो आपको कंटिन्यू जरूर करेंगे प्लीज़।